गुड मॉर्निंग बेटा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवार लॉ। एप्लीकेशंस कह सकते हैं, मैं बोल सकता हूं कि फील्ड निकालना सीख रहे थे हम, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे बाय यूजिंग बायो-सेवार लॉ। बायो-सेवार लॉ हम सबको याद है, μ0/4π IdL क्रॉस R डिवाइडेड बाई R3, ये वेक्टर फॉर्म थी। चलिए आज मैंने लिखा हुआ है फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। इससे पहले हम दो केसेस कर चुके थे, लूप के लिए पढ़ चुके थे, सेंटर पे उसकी एक्सिस पे। आज पढ़ने जा रहे हैं किसी स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कितना होगा। स्टेप्स फिर से वही हैं, बस थोड़ा सा केयरफुल होके सीखेंगे और फिर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज हम। चलिए देखते हैं एक बार। डायग्राम बड़ा बनाइएगा, कंजूसी मत करना आप बनाने में बिल्कुल भी। मान लिया ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें कुछ करंट है, मान लीजिएगा I। ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें एक करंट है I। मान लिया वायर का नाम क्या है, A B। बात एक ध्यान से सुनना, ये एक AB वायर है। मुझे इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर, कहीं पर एक किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर। अब वायर से कुछ डिस्टेंस आप कहां से मेजर करते हैं, आपको कुछ पता है ऐसा कि मैं अगर बोलूंगा कि मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, मान लीजिए जस्ट सपोज दैट मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो निकालने के लिए अब इस पॉइंट की इस वायर से डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही तो मेजर करते हैं। ये बात तो हमें पता है ना। क्या मैं यहां से तो यहां की डिस्टेंस मेजर नहीं करने लग जाऊंगा, कहां से मेजर करूंगा, इस वायर से इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। इस पॉइंट P की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कुछ मान ली है, कितनी है, स्मॉल a। क्लियर है इतनी बात? आई होप समझ पाए होंगे इसी बात। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो तरीका मेरा क्या था, इस वायर पर मैं कोई एक एलिमेंट लूंगा, छोटा सा करंट एलिमेंट। चलिए वायर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता है कि डायग्राम और सुंदर बने। जस्ट एम। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट सेलेक्ट किया। ये देखने में किसी किसी को बड़ा लग सकता है, बट एक्चुअल में है नहीं बड़ा। ये क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल। क्लियर सी बात? अब इस डीएल से इस पॉइंट P की डिस्टेंस में बोलूंगा आपसे, तो वो कैसे ले रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। एक बात ध्यान से, मैंने बोला इस डीएल को दो पॉइंट्स का नाम दे दिया, मान लिया C और D। ये जो C पॉइंट है वो पॉइंट P पर कुछ एंगल बना रहा है फाई, सुना। और इसका जो थोड़ा सा आगे पॉइंट है D, वो इस पॉइंट P पर क्या फाई से थोड़ा ज्यादा एंगल बनाएगा। ये बात सुनी, अगर C पॉइंट यहां पर फाई एंगल बना रहा है तो D जो है फाई से थोड़ा सा ज्यादा एंगल बनाएगा। मान लिया कितना एंगल बनाया उसने, लाइन स्ट्रेट नहीं है ये, मान लीजिए ये रहा पॉइंट P। तो कितना एंगल बनाया, मैंने बोला लिख दे रहा हूं यहां पर, शायद दिखाई देगा D फाई। कितना बनाया, D फाई, फाई से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि D फाई। तो फाई और ये टोटल कितना हुआ, फाई प्लस D फाई। यहां तक की बात सुन ली है आपने। अब मेरा टास्क कितना है, मुझे अच्छा एक डिस्टेंस और मान लेता हूं। मान लीजिएगा इस पॉइंट C से P तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो ऑब्वियस सी बात है D से P तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, लगभग स्मॉल r, बिकॉज दिस सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। ये थोड़ी सी एक थोड़ा सा एजम्पशन किया है मैंने, अप्रोक्सीमेशन किया है, बिना इसके नहीं होगा। क्या किया है कि C से P तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, जो C है लगभग वही D है, बस इतना सा फर्क है तो सब। तो इतना सा ही अगर फर्क है तो D से यहां तक की डिस्टेंस भी लगभग उतनी ही रहेगी। तो मैंने मान लिया ये भी कितनी है, R है।
मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए, हालांकि कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है मेरे पास इसका, लेकिन मान लिया है। चलिए अब मेरा काम है इस छोटे एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर फील्ड निकाल लेना। चलिए एक और चीज लेट कर रहा हूं, लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये इतनी बातें मैंने लेट की हैं, तो पहली बार में सिर्फ इतना डायग्राम हमारा बनना है। देखिए डायग्राम आगे पूरा ऐसे, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, अब जैसे कल भी एक डायग्राम बना था, शायद उन्होंने सर्कुलर लूप के लिए एक्सिस पे बनाया था, तो बहुत बड़ा सा डायग्राम बना था, तो वो उसको एज ए डायग्राम की तरह रखते हैं। वो बायोलॉजी का डायग्राम नहीं है, वो फिजिक्स है। ऐसे नहीं आपने डायग्राम की तरह रख लिया तो फिर डेरिवेशन होने से रहा आपसे। जितना मैं बता रहा हूं, एक बार मैंने यहां पर डायग्राम बना के ब्रेक ले लिया, ये प्रोसीजर है। जो मुझे रिक्वायर्ड था, जो डाटा मुझे गिवन है, या मैं बोल सकता हूं जो मैंने माना हुआ है, जिसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, वो मैंने इतना बना लिया। अब शुरू करते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट होगी वो आगे देखेंगे, और थोड़ा सा 11th का हम जोड़ेंगे इसमें। और चलिए, तो टास्क है इस डीएल की वजह से P पर फील्ड निकालना। मैं बोलूंगा फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। चलिए फील्ड कितना होगा, छोटा सा फील्ड होगा, dB इज इक्वल टू, सबको याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डीएल और आर के बीच कितना एंगल है यहां पर, डीएल वेक्टर ये रहा, करंट की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, क्या आर वेक्टर ये हो गया है। तो ध्यान से देखना, डीएल और आर के बीच में ये एंगल है, यही है ना एंगल। वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एक्यूट एंगल देख लेते हैं। चलिए, तो डीएल और आर की बात करें तो चाहे तो इसको 180 माइनस थीटा लिख लो, तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। मैंने लिख दिया है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ पाए आप क्या बात हुई? आई होप क्लियर हो गई होगी इतनी बात। लेट इट बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, यहीं पे रख देते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देख लीजिएगा एक बार। डायरेक्शन की बात मैंने बोली थी, डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रख लीजिएगा, पॉइंट पी की तरफ ले आइएगा। डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे, क्या डीएल मेरा अपवार्ड है, तो मैंने अपवार्ड राइट हैंड की फिंगर्स को रख लिया। किस तरफ लेकर आना है, पॉइंट पी की तरफ आपकी पाम होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था कल, या जब भी बता रहा हूं, पॉइंट पी की तरफ क्या होनी चाहिए, पाम होनी चाहिए। राइट हैंड की फिंगर्स किस तरफ, डीएल की तरफ, पाम किस तरफ, पॉइंट पी की तरफ, पाम हो गई पी की तरफ, थंब किधर चल गया है, इनवर्ड डायरेक्शन में, थंब इज इन दी इनवर्ड डायरेक्शन। किस तरफ आ गया है फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन यहां पे लिख देता हूं इनवर्ड। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं किसी और एलिमेंट की वजह से। तो जस्ट चेक कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि डीएल यहां है, मान लिया एक डीएल और फर्जी ले लिया, मन में अपने इमेजिन कर लिया, अगर डीएल यहां है तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन एक बार इमेजिन करना, ये आर हो गया, डीएल अपवार्ड है, आर की तरफ आना है, डीएल और आर ये रहे, डीएल की तरफ फिंगर्स रख ली, पाम मेरी किस तरफ है, पॉइंट पी की तरफ है, तो फिर से थंब किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। देख लीजिए एक बार, राइट हैंड की फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, यानी कि डीएल की डायरेक्शन में, पाम किस तरफ इंडिकेट कर रही है, पॉइंट पी की तरफ, थंब किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से किस तरफ हो गया है, इनवर्ड। यानी कि चाहे इस डीएल से निकालो चाहे इससे निकालो, फील्ड एक ही तरफ आ रहा है, तो मुझे दूसरे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स का आनंद तब है जब आपको बात समझ में आ जाए। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इंटीग्रेशन करना है, तभी तो पूरा फील्ड के लिए, कंप्लीट फील्ड के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें जरा पहचानने की कोशिश करना,
थीटा क्या है? ये रहा एंगल थीटा। एक एक बात पे पकड़ बनाना। थीटा ये एंगल है। अगर मैं इस डीएल को यहां की जगह यहां लेता, बिल्कुल इस सेंटर के पास में, तो क्या थीटा बढ़ जाता? ये इमेजिन कर पा रहे हैं? जैसे ये अभी थीटा है, अगर इस लाइन को मैं यूं करके पास में ले लेता तो क्या ये थीटा बढ़ जाता मेरा? दिख रहा होगा थीटा बढ़ रहा है, यानी थीटा एक वेरिएबल है। लाइन सुनी, थीटा क्या है? एक वेरिएबल है। आर की बात करेंगे, जरा ऐसे देख लेना। ये डिस्टेंस अभी मेरी आर मानी है मैंने, शायद दिख रहा होगा, ये ब्लैक थोड़ा सा लाइट कलर है। ये डिस्टेंस मैंने आर मानी है। अगर मैं इसको यहां कर दे रहा हूं बिल्कुल पास में, तो क्या ये डिस्टेंस भी कम हो जा रही है? दिख रही होगी, पहले यहां तक बिल्कुल बराबर में आर आ रही थी, अब कम हो गई है, इतनी फालतू चली गई, यानी कि डिस्टेंस कम हो रही, पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब आर भी कैसा है? सभी डीएल्स के लिए हमारा स्टेप्स क्या होते हैं? जितने भी डीएल है सब होते थे, सभी डीएल्स के लिए आर सेम नहीं है, यानी कि आर भी वेरिएबल है। इतने सारे वेरिएबल लेकर हम कहां जाएंगे? तो इनको हमें अब क्या करना है? इंटीग्रेशन से पहले एलिमिनेट करना है। लाइन सुनी, मेरा अगला स्टेप सुनने की आपको ये फीलिंग आनी चाहिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हमने सर्कल के लिए किया था, ध्यान देना मेरी बात, जब मैंने एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर किया था, तब चाहे इस डीएल से देखो तो यहां तक की डिस्टेंस रेडियस थी, चाहे इस वाले डीएल से देखो तो डिस्टेंस कितनी थी? रेडियस के बराबर थी सेंटर तक। इसका मतलब था कि सभी के लिए डिस्टेंस कैसी थी? सेम थी। मैं बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर गया था। लेकिन इस बार मैं सभी डीएल्स के लिए देखूंगा, जो डीएल ऊपर होगा उसके लिए आर ज्यादा होगी, जो डीएल पास में होगा उसके लिए आर कम होगी, एंगल भी कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये बात फिजिक्स के दृष्टिकोण से आपके सामने शायद पहली बार आई हो, मे बी, लेकिन आपको बात सीखनी है। चलिए, तो मैं कुछ एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं। एलिमिनेशन बहुत ध्यान से देखना, ये एलिमिनेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरे डेरिवेशन का वही मेन पार्ट है। तो मैं इतने सारे, थीटा एक वेरिएबल है, आर एक वेरिएबल, सबको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं दोबारा देखो, साफ साफ कुछ मिट गया था, ये थीटा है। मैंने पॉइंट सी से, लाइन सुनना, पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली लाइन पर। पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आई होप दिख रहा है आपको क्लियरली। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लिया इसका नाम ए बी सी डी हो चुके हैं, कुछ नाम है इसका ई। सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी दिख गया इतना। अब मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं आपके सामने, फॉर ट्राइंगल सी डी ई, नजर सिर्फ सी डी ई पर, सी डी ई ट्राइंगल दिख गया है। ये रहा सी डी, थोड़ा सा ये लाइट हो गए हैं, सी डी, अरे सी डी ई, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू बोलिए। साइन थीटा क्यों ले रहे हैं सर? ये रहा साइन थीटा, इसको एलिमिनेट करना है इसलिए साइन थीटा ले रहे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं बोल रहा हूं मैं। ये आप कुछ पूछेंगे साइन थीटा क्यों लिया है? बिकॉज साइन थीटा इस ट्राइंगल में लेंगे तो साइन थीटा एक आ रहा है ना टर्म, उसको एलिमिनेट करेंगे आगे चल के। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि सीई। हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने कौन है? डीएल। दिख गया? तो यहां से सीई की वैल्यू निकल कर आ रही है डीएल साइन थीटा। लेट इट बी अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक और ट्राइंगल देखिएगा, फॉर ट्राइंगल सी पी ई, सी पी ई। मेरा टास्क सुन लिया था आपने, वेरिएबल ज्यादा थे तो मैं इन सभी वेरिएबल्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूं और एक सिंगल वेरिएबल लेकर आऊंगा। और वो सिंगल वेरिएबल मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पहले ही बता देता हूं, मैं वो सिंगल वेरिएबल लाने की कोशिश कर रहा हूं फाई के टर्म्स में। चलिए, ट्राइंगल सीपीई, सीपीई दिख रहा होगा, नजर पड़ रही होगी, सीपीई। इस ट्राइंगल में एक छोटा सा एंगल बन रहा है डी फाई। मैं लिख रहा हूं साइन डी फाई इज इक्वल टू, अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर कौन है? सीई, एंगल के सामने सीई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 के सामने, दिस इज योर 90, 90 के सामने स्मॉल आर। तो यहां से लास्ट लाइन लिख रहा हूं इस लाइन में सीई इक्वल्स टू आर साइन डी फाई। अरे याद करना डी फाई क्या है? डी फाई क्या है? एक बहुत छोटा सा एंगल। अगर डी फाई बहुत छोटा सा एंगल है तो हमने एक बात पढ़ी थी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल थीटा। ये रटा है, मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं इससे पहले। ध्यान देना इसी के आगे, यहां से कर रहे हैं, कुछ हटा देंगे बाद में। सीई इक्वल्स टू आर साइन डी फाई को क्या लिख सकता हूं? सिर्फ डी फाई। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के। अगर थीटा कैसा हो? बहुत स्मॉल हो, तो आर डी फाई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड को देखिए, थर्ड को देखिए। सेकंड और थर्ड में एलएचएस पे सीई लिखा हुआ है, तो आरएचएस पे उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर दीजिएगा, तो डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? आर डी फाई। दिख गया? कंपेयरिंग कौन कौन? 2 and 3, हम क्या लिख सकते हैं? dl sin थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। तो क्या हमने dl और sin थीटा दो टर्म्स हटा लिए और नया टर्म ले आए r और d फाई। इन दोनों को जो वैल्यू मैंने निकाली है, इस वैल्यू को उठाकर कहां रख देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर रख देंगे। रखने से पहले एक बार छाप लीजिए। हम बिल्कुल हट गए हैं सामने से। आई होप आपने कर लिया है इतना काम। हटा दो। इस वैल्यू को उठाकर यहां प्लेस कर दिया। बहुत स्पीड से अब चलूंगा मैं। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह r d फाई। आप में से कई लोगों को दिख गया होगा, r से एक r खत्म होने वाला है, r से एक r खत्म हो गया, दिखा इतना। अब क्या बचा है? i d फाई अपॉन r। तो अभी मैंने बताया था, अब मैंने देखना थीटा हटा लिया है, dl हटा लिया है, अब फाई और r की बात बची है। r सुनना क्या है? इस r को भी तो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले वेरिएबल था, इस r को भी मैं समेट दूंगा। अभी देखना एक बार बहुत जल्दी से। एक ट्राइंगल दिख रहा है, कुछ नामकरण करते हैं क्या इस पॉइंट का? ये सेंटर वाला पॉइंट मान लिया है तो इसको O मान लेते हैं। चलिए, एक ट्राइंगल दिख रहा है अपन को CPO। क्या दिख रहा है? ये आप लिख देंगे ना, R से R काट के एक लाइन बढ़ा लेना। मैं लिख देता हूं, चलिए। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन स्मॉल आर। स्क्वायर खत्म हो चुका है। अब देखना, इन ट्राइंगल क्या नाम बताया था? CPO। क्या इस CPO ट्राइंगल से हम R को हटा सकते हैं? CPO ट्राइंगल से R को, अब इसमें बहुत सारी आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं क्या क्या यूज कर डाला है, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना मुश्किल नहीं है, एक बार रिवाइज करने में खत्म होते हैं। इजीएस्ट मेथड यही है। इसके अलावा फिर एक और मेथड है, वो इंटीग्रेशन वाला है। उसमें कई ऐसे टर्म्स का, जैसे tan थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है, खासकर बायो वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग सिंपल मेथड से चल रहे हैं, ये बचपन की मैथ है। ट्राइंगल सीपीओ में मुझे r को एलिमिनेट करना है। पता क्या है? a पता है, r को हटाना है, a पता है। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या रहता है? cos के टर्म्स में रहता है। तो cos फाई, ये एंगल कितना है? फाई इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि a अपॉन r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? a अपॉन cos फाई। r की वैल्यू चेक देंगे यहां पर। कुछ इक्वेशन मान लीजिए कहां तक पहुंच गई है? 1 2 3 तक पहुंच गई है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। r की जो ये वैल्यू निकली है, ये छोटी छोटी वैल्यूज को बॉक्स में बंद करते रहा करिए, ताकि आप जब डेरिवेशन करें तो नजर पहले इन पे पड़े, और जैसे ही इन पे नजर पड़ेगी तो आपको तुरंत पूरा पूरा मेरी शक्ल याद आ जाएगी, डेरिवेशन याद आएगा कि सर ने इन दो चीजों को एलिमिनेट किया था। और जैसे ही इतना स्टेप याद आएगा, आगे की कहानी अपने आप जुड़ जाएगी। दिमाग इतना ज्यादा भूलता नहीं है एक बार पढ़ी हुई चीज को। तो इन छोटी छोटी चीजों को बॉक्स में बंद करने से क्या फायदा, मैंने बताया, एकदम दिमाग स्ट्राइक करते हैं। और रिवाइज करने बैठेंगे ना
तो दिमाग सीधा इन्हीं पे स्ट्राइक करेगा और कहेगा कि अरे वाह, ये तो मुझे याद आ गया। आपका दिमाग पता नहीं क्या कहेगा, हमारा तो यही कहता है। जब हम पढ़ते तो यही कहता है, इनको ये बहुत अच्छी लगती थी चीजें हमें बॉक्स में। चलिए इसको उठा के यहाँ रख देंगे, काम यहाँ पे रख देंगे। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर की जगह क्या रखेंगे, a अपॉन कॉस फाई, a डिवाइडेड बाई कॉस फाई। ये कॉस फाई कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो हटा दें सीधा एक बार में ऊपर कॉस फाई, और साथ में क्या लिखा हुआ है, डी फाई। अब इस पूरे टर्म में देखिए कांस्टेंट है, आई अपॉन ए कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है फाई, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, डी फाई। क्या कहानी बिल्कुल सिंपल सी हो गई है, फाई और डी फाई, बड़ा आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। कर दे फॉर कंप्लीट वायर, फॉर कंप्लीट वायर। अब कंप्लीट वायर के लिए करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां पे फिर सीखना, अब मैं एक ही स्टेप कम कर रहा हूं, क्या कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लूं एक बार में, अगले स्टेप में निकालते हैं, उससे अच्छा पहले ही कर लिया, आई अपॉन ए इंटीग्रेशन किसका बचा, कॉस फाई और डी फाई। अब एक बहुत प्यारी बात आई है सामने, खत्म है डेरिवेशन, बिल्कुल निपट गया है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस फाई के रिस्पेक्ट में, दिख रहा है, तो लिमिट्स भी इसी के रिस्पेक्ट में होंगी। अब लिमिट्स इसी के रिस्पेक्ट में होंगी, मुझे निकालना है पूरे वायर के लिए फील्ड, पूरे वायर के लिए फील्ड निकालना है। मैंने एक बात सिखाई हुई है कि जो एलिमेंट हम स्मॉल लेते हैं, बहुत बार सिखा चुका हूं 11th में भी और अभी भी, कि वो एलिमेंट पूरी बॉडी या पूरी की पूरी वायर को कवर कर सके। तो मेरा एलिमेंट था, ये रहा डीएलसी और डी इसके पॉइंट्स थे। अगर मैं इस डी पॉइंट को उठाकर ऊपर ले जाऊं बिल्कुल टॉप पे, ऐसे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक एक लाइन, ये था हमारा डी पॉइंट। अभी कितना एंगल बना रहा था, फाई प्लस डी फाई बना रहा था। मैं इस डी पॉइंट को उठाकर कहां ले गया, ऊपर ले गया, पूरा वायर कवर करने के लिए यहां पहुंच गया, तो इसने कुछ और एंगल बनाया होगा। हम इंटीग्रेशन तो इसी फाई के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो एक एंगल ये हो गया। ऐसे ही इस सी पॉइंट को मैं उठाकर कहां ले आऊं, बिल्कुल नीचे वाले एंड पर, तो ये भी कुछ एंगल बनाएगा, और यही जो एंगल है यही तो हमारी लिमिट कहलाएंगे। बिकॉज मेरा इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है, फाई के टर्म्स में। तो जैसे जैसे इस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है, बी पॉइंट तक जब वायर पहुंचेगा, तो मैं लिमिट बना दे रहा हूं इसकी, ये रही, अरे कतई नहीं रही है, सब हाथों का कबाड़ा हो गया। पहले से निपट लेते हैं, क्या बात है, ये आ गया। ये ए पॉइंट इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैंने मान लिया फाई 1। यही बात कंफ्यूजन है पूरे पूरे के पूरे डेरिवेशन में। ये लिमिट्स कैसे रखते हैं, लिमिट्स में आप देखना फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो लिमिट भी फाई के रिस्पेक्ट में जाएगी। फाई क्या है, स्मॉल एलिमेंट जो एंगल बना रहा था वही है। तो अगर ये स्मॉल एलिमेंट पूरी बॉडी के लिए करना है, तो ये यहां से क्या एंगल बनाएगा, फाई 1 मैंने मान लिया। यहां से क्या एंगल बनाएगा, बन जाइए एक बार में, क्या बात है। ये फाइबर है, आप समझ गए होंगे कितना एंगल बना रहा होगा, ये पूरा एंगल बना रहा है। बाकी सब हटा दूं मैं क्या, आप अपना निपटिएगा। ये बना रहा है फाई 2 एंगल, ये बना रहा था फाई 1 एंगल, ये बना रहा है फाई 2 एंगल। तो बस लिमिट रखने की बात रह गई है। इस लाइन से फाई 1 नीचे की तरफ है, तो लिमिट रख दी माइनस फाई 1, और फाई 2 ऊपर की तरफ है, तो ये रख दी प्लस की फाई 2। बस खत्म हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना बाकी है, हटा दे रहा हूं ये सब। एक बात पूछें इतनी देर में, कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसके डेरिवेशन पिछले 3 चैप्टर से मुश्किल हैं? ऐसी किसी को फीलिंग आ रही है क्या कि इसके डेरिवेशन
पिछले तीन चैप्टर से मुश्किल है थोड़े से, इसको आ रही है वो बताए जरा। बिल्कुल नहीं है, बस थोड़े से नए तरीके से ये चीजें। पहली बार आपसे देखना, आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी शुरू कर दी थी, तो तीसरे तक पढ़ते आए थे लगभग वही चीजें। तीसरे तक थोड़ा सा मतलब चार्ज से ही डील कर रहे थे, चार्ज करंट वगैरह से ही डील कर रहे थे, पहले 3 चैप्टर्स थे। फोर्थ में थोड़ी सी कहानी अटपटी सी हो गई, नई चीजें हैं, तो इनसे आपको फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बायो-सेवार लॉ खत्म होते होते हम पूरी तरह से फैमिलियर हो जाएंगे इनके। डरना नहीं है, बस एक एक बार रिवाइज करना है तुरंत। क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन कर रहे थे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin फाई। लिमिट्स क्या है? -φ1 से φ2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ2। अपर लिमिट रख दी, माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन माइनस का φ1। लग रहा है मार्कर में इंक डालना भूल गया। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं बोल सकता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है ही। ध्यान देना, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। तो माइनस से माइनस ये वाला खत्म हो जाएगा, मैं बोल देता हूं साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बड़ा है रिजल्ट, बता रहा हूं, डेरिवेशन तो बहुत छोटा है, रिजल्ट बड़ा है लेकिन बड़ा आसान है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमेशा चिपका रहता है करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए क्या है? अब बच्चे भूलते यही हैं, ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दूसरी बात जो भूल जाते हैं बच्चे, वो है φ1 और φ2 कौन से एंगल हैं। तो अभी मैं बता रहा हूं, ये डायग्राम थोड़ा सा हटा के दोबारा बताऊंगा कि φ1 और φ2 क्या है। थोड़ी सी यहां से ये थोड़ी सी लटरम साफ करूंगा। पहले तक नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए इतना। अब मैं ये सब क्लीन करके नए सिरे से सारी बातें बताऊंगा आपको कि φ1 φ2 बेसिकली है क्या। ये रिजल्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए समझना, जैसे ये स्ट्रेट वायर दिया है, अब इसके सामने कोई पॉइंट है P, तो मैं φ1 और φ2 सिखाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुन लेना। इस पॉइंट P से इस वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट P से वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। बाई चांस ये वायर होता, पॉइंट P यहां होता, तो भी क्या करता? आप ये नहीं करते इस पॉइंट को यहां उठा के ले आते, ये ऐसा जबरदस्ती नहीं करनी है। जहां पर पॉइंट है वहीं से वायर पर क्या ड्रॉ कर दीजिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बात समझ गए। और ये जो डिस्टेंस हुई परपेंडिकुलर वाली, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जो चीज बच्चे भूल जाते हैं कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज φ1 एंड φ2। ये कहां है इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में? दोबारा से दिखा रहा था। अब इस लाइन के साथ ये जो लाइन बन गई है परपेंडिकुलर वाली, वायर के एंड पॉइंट्स जो हैं, हमारे वायर के एंड पॉइंट्स यही है। ये एंड पॉइंट्स इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? ये एंड पॉइंट्स इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? दीज एंगल्स आर कॉल्ड φ1 एंड φ2। पता चली बात? ये डिस्टेंस कितनी थी? a थी। दिस एंगल इज φ1, दिस एंगल इज φ2। पता चल गया? अब आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको φ1 इसको φ2 बोल सकते हैं, ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझे हैं कि वायर के एंड पॉइंट्स इस परपेंडिकुलर वाली लाइन पर जो एंगल बनाते हैं, दोस एंगल्स आर, समझ रहे होंगे। यहां पर देखिए एंड पॉइंट ये है वायर का, एंड पॉइंट ने यहां पर जो एंगल बनाया
और इस वाले एंड पॉइंट ने जो एंगल बनाया किसके साथ, परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ। अरे कुछ सीख गए हैं, सीख जाना अब, इससे ज्यादा देर हम नहीं लेंगे इसमें। अब कुछ स्पेशल केसेस, कुछ बहुत स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केस ही तो बहुत कीमती है। तो स्पेशल केस करने से पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऊपर उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर स्लाइड कर देते हैं एक बार। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक और बात बताते हैं कंफ्यूजन वाली, कई बच्चे बुक्स में देखेंगे या कहीं और देखेंगे तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी 50% केसेस में आपको यहां पर cos फाई 1 और cos फाई 2 मिले या cos थीटा मिल सकता है, मतलब साइन का टर्म ना हो कि क्या मिल सकता है, cos का टर्म मिल सकता है। घबराना नहीं, आंख बंद करके इसको सही मान लेना। अक्षय सर ने बताया है, सही बताया है, कुछ सोच समझ के बताया है। वहां पर केस क्या होता है मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन सही वो भी है, सही ये भी है, इतना मान लेना मेरी बात। अभी कहीं कहीं आपको यहाँ पर क्या दिख सकता है, cos दिख सकता है। वो एंगल cos जब आता है रिजल्ट तो फाई कोई और एंगल होता है, ये वाला नहीं होता। अब मैं इतनी बात बता चुका हूं आपको, फाई 1 फाई 2 इतनी मुश्किल से सिखा पाया हूं, अगर दूसरी बात बताऊं तो आप भूल जाएंगे। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं स्पेशल केस मेरा फर्स्ट है फॉर लॉन्ग वायर। लॉन्ग का कंसेप्ट याद होगा, लॉन्ग हमने एक बार पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था गॉस थ्योरम टाइम पे, इनफाइनाइट। और ये कंसेप्ट भी पता था आपको कि जब पॉइंट की डिस्टेंस कम हो एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। चलिए, तो लॉन्ग वायर के केस में क्या कहानी बनेगी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना, पहले कुछ समझा रहा हूं। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये मेरा वायर है, ठीक है। अब ये वायर यहां से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, फाई 1 है, ऐसे ही मानते थे हम, इतनी बात क्लियर है। अब मैं बोलूं ये आपने फाई 1 नजर में बसा लिया आपने, अगर मैं इस वायर को बड़ा कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मान लो इतना बड़ा कर दिया मैंने, तो ये वायर यहां पर कितना एंगल बनाएगा, क्या देखना, कुछ ऐसे मैंने बना दिया एंगल, क्या एंगल बड़ा हो गया, दिखा आपको। यानी कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ रही है ये एंगल बड़ा होते जा रहा है, बढ़ता गया, एंगल भी बढ़ता गया, बढ़ते गया, कहां तक, इनफाइनाइट तक बढ़ते गया। तो ये मैक्सिमम कितना एंगल बनाने लगेगा यहां पर, ये बात भी सिखाई हुई है मेरी, ये मैक्सिमम कितना एंगल बनाने लगेगा, 90 डिग्री का। बिकॉज ये दोनों लाइंस जब बहुत इनफाइनाइट तक जाएंगी, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है और इसके साथ ये भी तो इनफाइनाइट तक जाएंगी, तो सेम पॉइंट से ओरिजिन हो जिन लाइंस का और इनफाइनाइट से आ रही हो तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, पैरेलल, ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है। तो अगर ये 90 रहेगा तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 90। क्या सिमिलर कहानी यहां से भी हो जाएगी कि ये जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये यहां पर फाई 2 कितना होगा, 90। तो फॉर लॉन्ग वायर फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री। मेरी बात समझे हैं, क्या याद रखा आपने कि जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट होती है तो वो कितना एंगल बनाता है इस लाइन, परपेंडिकुलर वाली लाइन के साथ, 90 डिग्री का। वजह मैं बता चुका था, और ये वजह मैंने कब बताई थी आपको ये बता दूं, सेकेंड चैप्टर में एक डेरिवेशन किया था, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट, वहां पर ये पंच लाइन बोली थी। शुरुआत में लेक्चर ओपन करेंगे वैसे ही शुरुआत में वहीं से शुरुआत हुई थी। तो फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 हैं, तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो मैं वैल्यू रख दूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, साइन 90 प्लस साइन 90 यानी कि 2 हो गया। अब ये मत पूछना कैसे आया, साइन 90 की वैल्यू 1, इस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2, फॉर्मूला तैयार हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। ये 2 से 4 काटने की जरूरत मत करना कतई, 2 से 4 काटने की जरूरत मत करना,
ऐसा ही प्यारा लग रहा है। अरे वजह पता होगी ना, मीटर अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधी पता है अपन को, अब इसको 2 करोगे फिर आप 2 उधर भेजोगे, बात बराबर है। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है, समझ गए इतनी बात। ये बहुत गोल्डन है, स्पेशल केस जरूर है लेकिन 99% केसेस में क्वेश्चन यहीं से आता है। 99 ज्यादा हो गया, 90% केसेस में यहीं से आता है। हटा दें, एक स्पेशल केस हो गया, दूसरे स्पेशल केस की तरफ चल रहे हैं। हटा रहा हूं। फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर with point P near one end। कुछ समझ में लगी बात कि पहले तो एक बात था ना, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट का मतलब था ऊपर भी इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक, और सेमी इनफाइनाइट मतलब आप समझ गए होंगे आधी एक साइड से इनफाइनाइट तक जा रहा हो, यानी कि ये वायर इस तरफ से तो कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, और यहां पे यही टर्मिनेट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट वायर। पहले तो सेमी इनफाइनाइट वायर समझ गए आप। अब क्या बोला कि पॉइंट P जो है वो वन एंड के पास है। अब इस एंड के पास की लड़ाई तो हम लड़ेंगे नहीं, ये तो कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। तो वन पॉइंट P कहां है? वन एंड के पास है, यानी कि यहां कहीं है पॉइंट P। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी होगी? क्या φ1 यहां से देखते थे आप, तो यहां से देखेंगे तो इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा? 90। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई, φ1 कितना हो गया? 90। φ2 की बात करेंगे तो φ2 कितना हुआ? खूब ध्यान से सुनना, एंगल देखते कहां से थे? क्या इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब क्या इसी लाइन का एंगल देखें? क्या ये लाइन, अब मैं इसका एंगल देख रहा हूं, मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इमेजिन करना। मुझे पता नहीं कि अभी रिस्पांस आपका मिल नहीं पाता है जल्दी से, तो समझ में नहीं आता, पता नहीं, पता चला कि नहीं चला। अगर ये एंड यहां ना होकर यहां होता तो एंगल क्या ये वाला ऐसे देख रहे होते, हम यही देख रहे होते एंगल ये वाला। अब ये पॉइंट यहां नहीं है, थोड़ा नीचे आया और नीचे आया और नीचे आया, क्या इसके साथ बिल्कुल कोलिनियर हो गया? इसके साथ कोलिनियर हो गया तो ये तो पैरेलल हो गया, एंगल कितना हो गया? क्या 0 हो गया एंगल? तो φ2 कितना हुआ? 0 डिग्री। उठाकर कहां रख दीजिएगा? यहां पर रख दीजिएगा। एक 90 है, एक 0 है, साइन 0 0 होता है, तो ये वाला टर्म चल जाएगा, कितना 0, ये हो जाएगा 1। तो फील्ड कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। दिस इज फॉर, ये एक जस्ट सिखाई, इसको ये याद मत करना फॉर्मूला, बताइए फर्जी है, इसमें हम फंसा देंगे आपको बहुत बार। वो ओरिजिनल था लॉन्ग वायर वाला, वो सही है। यहां से कुछ एक लाइन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस। क्या लाइन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? फील्ड निकल आया, तरीका बता दिया मैंने कि जब सेमी इनफाइनाइट वायर होता है तो एक एंगल 90 रहता है केवल, और दूसरा वाला एंगल डिपेंड करता है कितना होगा। अगर मैं बोलता कि ये इसके बिल्कुल नियर ना होता, यहां होता, तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है एंगल की। ध्यान में, ऐसे क्वेश्चन में फंसाऊंगा मैं आपको। चलिए, अब इतने सारे केसेस बहुत हैं, एक और केस करूंगा, केस थर्ड, हटा रहा हूं इसको। और ये मेरा फेवरेट है, केस थर्ड। इफ पॉइंट P इज कोलिनियर, क्या है? कोलिनियर विद दी वायर। अगर पॉइंट P वायर के कैसा है? कोलिनियर है। एक फाइनल केस मेरा पर्सनली फेवरेट है, ये बहुत से क्वेश्चंस करवाता है हमारे। ये वायर है, पॉइंट P अब तक हम यहां कहीं ले रहे थे, अब मैंने क्या बोला? पॉइंट P यहां है,
यानी कि इसके साथ कोलिनियर है, ये रहा पॉइंट P, यानी कि यहां से कैसा है, कोलिनियर है, ये रहा पॉइंट P। वायर यहीं तक है, ध्यान रखना, वायर यहां तक है, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट। अब बताइए क्या करेंगे, कुछ तरीका समझ में आ रहा है कि पॉइंट P पर फील्ड कैसे निकलेगा? कई तरीके हैं समझने के, और सबसे आसान सा तरीका मेरा ये है समझाने का, बोले बेसिक से बताते हैं कि क्या लेते थे, एक छोटा सा डीएल लेते थे, यही करते थे, और डीएल से इस पॉइंट का हम क्या करते थे फील्ड निकालने के लिए, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही किया करते थे। या फिर आप थोड़ी डीएल साइन थीटा करते थे, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही करते थे। थीटा क्या हुआ करता था वहां पर, डीएल और आर के बीच का एंगल, क्या डीएल की डायरेक्शन अपवर्ड है, आर क्या होता था, डीएल को पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, क्या आर भी यही है, डीएल और आर दोनों के बीच एंगल 0 है, अगर एंगल 0 है तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट P नीचे की तरफ होता तो डीएल तो ऊपर है, आर किधर होती, नीचे की तरफ, एंगल 180 हो जाता, एंगल 180 हो जाता तो फील्ड फिर से कितना हो जाता, 0 हो जाता। यानी कि इफ पॉइंट P इज कोलिनियर विद द वायर देन फील्ड इज कितना, 0। ये बहुत गोल्डन लाइन है कि किसी वायर के कोलिनियर पॉइंट पर फील्ड 0 होता है, ये बॉक्स में बंद कर लेना, कर लिए होंगे। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, अच्छा मेरे कुछ सुनने में आया है कि लास्ट होमवर्क आपसे हुआ नहीं है लास्ट लेक्चर का, कुछ लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है बट स्टिल उनकी कैलकुलेशन इतनी पुअर है कि वो सब कुछ होते हुए भी कर नहीं पाए हैं, और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। जितने ढीठ आप हैं उतने ही हम भी बन जाएंगे, हम भी नहीं करवाएंगे। थोड़ा सा लड़ाई करिए। हमारे टीचर जो हुआ करते थे ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उनसे क्वेश्चन पूछने जाते थे, बताते ही नहीं थे, कहते अगर तुम्हें हम एक बार में क्वेश्चन बता रहे तुम खुद क्या सीखोगे। कभी नहीं बताया उन्होंने हमें, और बहुत हम याद करते हैं उन्हें कि ऐसे टीचर सबको मिले, तो हम भी अब वैसे ही टीचर बनेंगे। थोड़ा सा आप भी, तभी मैंने कुछ बताया भी नहीं है अभी, कुछ बच्चों को पूछा भी है, बताया भी नहीं है, बनूंगा वैसा ही। आप लोग क्या करते हैं, हर बात पूछ लेते हैं तुरंत। कुछ क्वेश्चंस करने की बात कर रहा था। अच्छा, वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन निकालना तो सीख चुके हैं ना हम लोग, सीख चुके हैं ना, किसी वायर की वजह से फील्ड लाइंस निकालना। क्या सीखा था मैं बता दूं एक बार दोबारा से, डायरेक्शन, जो लोग पहली बार देख रहे हो भूले बिछड़े। कोई वायर है, फाइनल तरीका सुन रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें करंट है आई, किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं जल्दी से, जो लोग जानते हैं वो पॉज करके आंसर रखेंगे अपने सामने। ये पॉइंट P है, इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था मैंने, जिधर करंट जा रही है उधर राइट हैंड की फिंगर्स को रख लीजिएगा, पाम को उस पॉइंट की तरफ ले जाइए जहां पर फील्ड निकालना है, पाम को उस पॉइंट की तरफ ले जाइए जिधर फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या कर लिया, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स की टिप्स को रख लिया। अलग अलग तरीके होते हैं सभी के, ये सबसे प्यारा मेथड है। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रख लिया, पाम किस तरफ रख ली, पॉइंट की तरफ, फिस्ट को क्लोज कर दिया, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड है। क्लियर? अब बताइएगा, इतने ही 3-4 केस बन सकते हैं वायर के। इस पॉइंट पर बताइए फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे करेंगे। अगर ये करंट जा रही है तो बहुत सिंपल तरीका है, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ रख लो, राइट हैंड की फिंगर्स करंट की तरफ, पाम किस तरफ, पाम रहनी चाहिए पॉइंट की तरफ। मैंने ऐसे रख ली राइट हैंड की फिंगर्स, मैंने राइट हैंड की फिंगर्स रख ली किस तरफ, करंट की तरफ। क्या मेरी पाम सही रखी है, नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है, मेरी पाम किस तरफ होनी चाहिए थी,
पॉइंट पी की तरफ। पॉइंट पी कहां है? वायर के ऊपर है, तो मेरी पाम ऊपर होनी चाहिए थी। अब फिस्ट क्लोज करूंगा, थंब किधर आ गया? आउटवर्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? आउटवर्ड को किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। आई थिंक इतनी बात पता है आपको। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग वायर है, ये एक लॉन्ग वायर है, ये है वायर 1, ये है वायर 2। W1 W2 का मतलब वायर 1 वायर 2, और दोनों ही वायर कैसे हैं? लॉन्ग हैं। क्लियर है? इसमें है करंट I, इसमें भी है करंट I। पता चल गई बात? पता तो चल गई, लेकिन अब थोड़ी अजीब सी लगी होगी। इसमें है करंट I, इसमें भी है I, लेकिन कैसी है? डायरेक्शन करंट की अपोजिट है। इनके बीच का सेपरेशन है मान लीजिएगा कुछ 4a। कितना है? 4a। 40 नहीं लिखा है, 4a लिखा है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, 4a लिखा है। आपको इनके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट पर फील्ड निकालना है। मिड पॉइंट पर फील्ड निकालना है। क्वेश्चन सुन लिया? कुछ नाम दे देते हैं इसका P। फाइंड फील्ड एट मिड पॉइंट P। एक बात कहना भूल गए, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। आज कन्हैया जी का बर्थडे है, सो हैप्पी जन्माष्टमी। तो मैं क्या बोल रहा था? फाइंड फील्ड एट मिड पॉइंट P। P पर फील्ड फाइंड करना है, तो आपका तरीका, पहले प्रोसीजर समझिए। पहले मेरी बात, कुछ लोग कर भी सकते हैं, अटेम्प्ट करिएगा बड़े प्यार से। कुछ मैं सिखा दूं, फिर हम बात करते हैं। ये वायर कैसे हैं? दोनों लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर के लिए गया है μ0/4π 2I/a। मैं क्या करूंगा? वायर 1 से फील्ड निकालूंगा, वायर 2 से निकालूंगा, और वेक्टर की तरह ऐड कर दूंगा। क्लियर इतनी बात? तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। फील्ड एट P ड्यू टू वायर 1। फील्ड मान लिया कितना है? B1 है। फॉर्मूला पहले लिख रहा हूं मैं केवल फील्ड का, μ0/4π 2I/a। ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अब फील्ड निकाल रहे हैं, तो फील्ड मान लिया B1 इज इक्वल टू μ0/4π। आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो कितनी है? टोटल 4a है, तो ये हो कितनी जाएगी? 2a हो जाएगी। जानबूझ के दिए ये वैल्यू मैंने। μ0/4π, करंट कितनी हो गई? 2, और करंट कितनी है? I। ये क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2a है। ऐसे ही आंख बंद के फॉर्मूले में a मत रहने देना, देखनी होती है सेपरेशन कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2a है। आप देख सकते हैं 2 से 2 खत्म, तो क्या आया? μ0/4π I/a। दिख गई है? ये आ गया B1। डायरेक्शन फील्ड की किस तरफ आएगी? आप बोल सकते हैं क्या? राइट हैंड की फिंगर्स करंट की तरफ रख ली, अपवर्ड। पाम किस तरफ है? पॉइंट की तरफ है। किस तरफ जा रहा था? इनवर्ड। थंब इज इनवर्ड। सिमिलरली B2 निकालेंगे क्या? μ0/4π 2I अपॉन सेपरेशन, क्या यहां से भी 2a है? बहुत स्पीड से खत्म होते जा रहा है। μ0/4π I/a। ये फील्ड आ गया। डायरेक्शन बोली जल्दी से, बहुत जल्दी से डायरेक्शन बोली। किधर आएगी? आउटवर्ड, इनवर्ड? क्या आपके लिए छोड़ जाऊं इतना? राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ रख लीजिए। करंट तरफ रख लिया मैंने, डाउनवर्ड रख लिया, ऐसे रख लिया। क्या ठीक रखा है? नहीं रखा है सर। क्यों नहीं रखा है ठीक? बिकॉज पाम किधर होनी चाहिए? पॉइंट की तरफ। देखिए, अगर मैं इस वायर के ऊपर राइट हैंड की फिंगर्स को रखूं, तो मेरे पाम किधर होनी चाहिए? इसकी तरफ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया है? टर्न कर लिया। इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। एग्जाम में बैठते हैं तो कोई नकल करता हुआ समझ लेता है।
पाम किस तरफ आ गई है, पॉइंट की तरफ आ गई है, फिस्ट क्लोज कर ली, थंब किधर चल गया, इनवर्ड। इनवर्ड क्या दोनों फील्ड निकला है, उसको वेक्टर की तरह ऐड कर लेंगे क्या? दोनों ही वेक्टर किस तरफ जा रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं। इनवर्ड जा रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कर पाएंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉमन 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फाइनल ऐड करके, दोनों इनवर्ड हैं तो दोनों नेगेटिव के हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, किस तरफ, इनवर्ड। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत प्यारा, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाएंगे, बहुत अच्छा सा। अगला क्वेश्चन, ये इसकी रेडियस मान ली है मैंने, ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, रेडियस कितनी है, ए है, ये एक वायर है, ये भी एक वायर है, इस वायर से करंट आई है आई, इस वायर से होती हुई बाहर निकल गई है आई। क्वेश्चन सुन लीजिए, ये एक तरीके का एक वायर है, एक पीस है वायर का, जिसको इस तरह से मोड़ लिया गया है कि ये वाला पोर्शन क्या बन गया है, सेमी सर्कल बन गया है, ये दो स्ट्रेट वायर की फॉर्म में रह गए हैं, दो पीसेस। क्लियर है? पूछा गया है फाइंड फील्ड एट द सेंटर ओ सेंटर पर फील्ड निकालना है, और सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी दी गई है, स्मॉल ए। सुन पाए? एक बार विचार करिए। अब कर लिया होगा आपने विचार, पॉज करके मैं बताता हूं। इस पूरी डिजाइन को देखिए एक बार, ये जो डिजाइन बन रही है, इस डिजाइन को देखने पर मुझे एक फीलिंग आ रही है कि स्ट्रेट वायर के दो पीसेस हैं और एक सर्कुलर पार्ट है, यानी कि टोटल तीन पार्ट्स में मिलके बना है। ये कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में मिलके बना है। लेट दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। समझ गए? अगर मैं इन तीनों की वजह से फील्ड अलग अलग निकाल लूं, एक वायर का पीस ही हो गया, एक स्ट्रेट वायर ही हो गया, एक सर्कुलर पार्ट हो गया, तीनों पार्ट्स की वजह से फील्ड निकाल लूं सेंटर पे ओ पे, तो मेरा टोटल काम बन जाएगा। बात समझ में आई कुछ? तो मैं इसको वेक्टर की तरफ बाद में ऐड कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वायर 1 की वजह से फील्ड बताइए ऊपर, टाइम नहीं लगना चाहिए। वायर 1 की वजह से निकालेंगे तो इस वायर के क्या ये ठीक कोलिनियर है? कोलिनियर है तो फील्ड कितना है? 0 है। क्या वायर 2 के लिए भी कोलिनियर है पॉइंट? बिल्कुल कोलिनियर है। एक पंचलाइन लिखी थी थोड़ी देर पहले, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए फील्ड कितना होता है? 0। यानी कि B1 is equals to B2 equals to 0 because point O is collinear with वायर्स। कौन कौन से वायर्स की वजह से? इस फर्स्ट और सेकंड के लिए वो कैसा है पॉइंट? कोलिनियर है। समझ गए? अब बचा कौन सा? पार्ट 3 बचा। क्या ये सेमी सर्कल है? सर्कुलर लूप के सेंटर पर फील्ड निकालना हमने सीखा था, निकाल देते हैं। B3 क्या किसी को पूरे सर्कल का याद है? मैं जल्दी से कर देता हूं। क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता था। क्या आधा सर्कल है तो आधा कर दीजिएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4, और रेडियस इस बार r नहीं है, कितनी है? a है। आंसर हो गया। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन फील्ड की कैसे निकालेंगे? जैसी करंट घूम रही है सर्कुलर लूप के लिए, वैसी ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो। करंट घूम रही है क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज फिंगर्स को घुमा दिया। थंब कहां चल गया? इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड। डेली का टारगेट सुनते रहना, रोज अपनी मर्जी के रैंडम लूप बनाइए, उनकी डायरेक्शन निकालिए,
मेरे पास भेजिए या खुद में विश्वास रखिए, कुछ तो करिए। अभी कुछ नजर आ नहीं रहा है मुझे नज़ारा आपकी तरफ से, क्योंकि ये डायरेक्शन इतनी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी धीरे धीरे चल के, जबकि मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ फिर भी कंफ्यूजिंग होगी। तो क्या करना है, अपनी तरफ से रैंडम वायर बनाओ, कोई वायर बना लिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, अब मैंने सोचा फील्ड कहाँ होगा, सब करना पड़ता है। क्लियर? एक क्वेश्चन होमवर्क का, बहुत जल्दी सुनना एक बार, बहुत स्पीड से। अब आप कहेंगे सर चीटिंग कर लेते हैं। अरे ये तो चेहरा बन गया किसी का। मेरी बात समझना, यहां से करंट आई एंटर हुई, यहां से घूमी, यहां से बाहर निकल गई। तो ये एक वायर था, एक लॉन्ग वायर, एक छोटा सा वायर था, पीस था वायर का। उस वायर के पीस को मैंने कुछ इस तरह से मोड़ लिया, टेढ़ा मेढ़ा। मोड़ने के बाद मैंने बोला ये एक सर्कुलर आर्क है और ये क्या है, दो स्ट्रेट वायर हैं, और मुझे पॉइंट ओ पर फील्ड पूछा गया है, जो कि ओ क्या है, सेंटर है। फिर से वही काम करना है, और क्या गिवन है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। तो ये तो रहा आपका पहला होमवर्क। एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं, बता ही देता हूं ताकि फिर ये झंझट खत्म हो जाए मेरी तरफ से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन बताना जरूरी है, होमवर्क लिख लिया, एक बार में ही खत्म करते हैं इस चैप्टर की कहानी को। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं, और इन्हीं के बेस से आप सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और प्यारा क्वेश्चन, ये एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है ये। इस स्क्वायर में करंट घूम रही है आई, पूरे स्क्वायर में करंट कितनी है, आई। मतलब कुल मिला के ये स्क्वायर लूप है, एक सर्कुलर लूप होता है, ये स्क्वायर लूप है, और साइड इसकी दी गई है, मान लेता हूं मैं फिर से 2a नहीं मानूंगा, मान ली कितनी है, 4a। स्क्वायर लूप की साइड कितनी है, 4a है, और कहा गया है, ये लिख लेना क्या है, स्क्वायर लूप है। साइड कितनी है, 4a है। पूछा ये गया है फाइंड फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। इसके सेंटर पर फील्ड पूछा गया है। बहुत देर होगी मुझे बोलते बोलते। क्वेश्चन समझ गए हैं, करने की कोशिश करें, ध्यान से सुनना। ये कुछ नंबरिंग कर लें क्या इसकी, ए बी सी और डी, ये बन गया। तो मुझे पूछा गया स्क्वायर लूप के, स्क्वायर लूप का सेंटर मतलब क्या होता है, इनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये रहा इसका सेंटर, मान लिया मैंने। इस पॉइंट पर फील्ड पूछा गया है। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक एक बात पकड़ते जाना। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इस वायर से निकाल लूं, इस वायर से निकाल लूं, यानी कि चारों वायर से निकाल लूं और बाद में ऐड कर दूं उसको वेक्टर की तरह। यही एक प्रोसीजर है इसका, और कोई तरीका नहीं है अभी हमारे पास। क्या करना है, 4 वायर है, 4 वायर से निकालो फील्ड और वेक्टर की तरह ऐड कर दो। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा वायर ए बी से, और फिर आपको कुछ बताऊंगा।
ए बी वायर से, क्या ये स्ट्रेट वायर का केस हो गया है? फॉर्मूला कौन सा लगता था स्ट्रेट वायर के लिए? क्या ये लॉन्ग वायर है? क्या ये लॉन्ग वायर है? नहीं है, लॉन्ग नहीं है, इसकी कुछ साइड है, यानी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब हमें इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं स्ट्रेट वायर के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही था फॉर्मूला। तो आपको दो बातें ढूंढनी है, एक तो ए ढूंढनी है, क्या है ए? क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फाई 1 और फाई 2 दो एंगल ढूंढने हैं। शुरू करेगा। तो ए बी वायर पे सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, सिर्फ ए बी वायर पे। सबसे पहले तो पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं थोड़ा सा इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। ये मार्कर भी खत्म हो गया लग रहा है, मे भी ये वाला चलेगा। चलिए, डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, और अगर इन डायगोनल्स के जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है वहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ऐसे ही अगर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो दिस वन विल बी दिस वन, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट, सीधी बात, मिड पॉइंट पे मिलते हैं। मिड पॉइंट पे मिलते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना पूरे के पूरे को, तभी क्या सोचना है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल साइड 4a है, तो ये वाली साइड कितनी बची? 2a। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब क्या बचा दूसरा काम कि कितने फाई 1 और फाई 2 है? तो फाई 1 फाई 2 क्या होते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट से जो एंगल बने, तो दीज आर दी एंगल्स फाई 1 एंड फाई 2। दिख गए आपको इतने? अब इनकी वैल्यू कितनी होगी? ये जो डायगोनल्स कट करते हैं, ये 90 पर कट करते हैं, बीच से एक लाइन गुजार दी तो ये 45 रह गए। ये एंगल कितने कितने हो गए? 45 और 45। कितने कितने? 45 क्योंकि ये सिमेट्री है और ये लाइन जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो 45 और 45 से इसको हम ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? इतना भी क्या बीच में जाना आपको। ये 2a है, ये भी 2a होती, 2a और 2a इक्वल साइड्स हैं, तो सामने वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो 45 तो 90 है ही। चलिए, तो 90 में हमें नहीं पढ़ना, हमने एंगल बता दिया आपको क्या हुआ, 45 हुआ। वैल्यू रख दीजिएगा, तो b1 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब सेपरेशन कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a। फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने हैं? 45, यानी कि साइन 45 प्लस साइन 45। एक सेकंड रुकना, क्या हुआ ये? कोई नहीं, जल्दी से खत्म करते हैं, बैटरी खत्म हो रही है मेरे फोन की। वैल्यू रख देंगे, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है साइन 45। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2a 1/√2 प्लस 1/√2, ये निकल आई। क्या ये 2/√2 हो गया है? स्टेप खा रहा हूं जल्दी से। दिस विल बिकम 2/√2। ये एक वायर की वजह से निकल के आया। डायरेक्शन देख लीजिएगा, डायरेक्शन में देख रहा हूं वायर की किस तरफ आ रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप चाहे तो काट सकते हैं 2 से 2, बात समझ गए ना इसकी? कितनी? 2 से 2 काट देना। अब मेरी बात सुनना, ऐसे ही सेकंड वायर की वजह से निकालेंगे, थर्ड की वजह से। तो मेरी बात सुनना, क्या सेकंड की वजह से भी इतना ही फील्ड आएगा? थर्ड की वजह से भी इतना ही फील्ड आएगा, क्योंकि स्क्वायर सिमेट्री हर जगह है। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा? टोटल फील्ड जो ये निकल कर आया है इसका 4 टाइम्स कर देंगे। 4 वायर है ना, 1 वायर 2 3 और 4, चारों में से कैसे कर देंगे? इसका 4 टाइम्स कर देंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन होमवर्क का बचा है, दे देता हूं, फिर बात करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन देना भी जरूरी है। हटा दिया, 4 टाइम्स कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे अपने आप इसका। एक फाइनल क्वेश्चन,
two semi infinite wire starts at origin one carries क्या है, starts at origin are perpendicular to each other. One carries current in plus x direction, other in minus y direction. Find field at 3,4 if current in both the wires is small I. Two semi-infinite wire starts at origin, यहाँ लगा लो, and are perpendicular to each other. One carries current in plus x direction, other in minus y direction. Find field at point 3,4 if current in both the wires is small I. करके लाइएगा होमवर्क में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Till then, all the best.